संस्कृति यानी भारतीय ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ भारतीय संस्कृति के साथ साथ इस लेसन में विदेशी संस्कृति की भी बात आएगी। और उसमें भी पर्टिकुलर भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध आज तक कैसे रहे हैं उस बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर टॉपिक आपको क्लियर होगा कि उसमें क्या बात है तो ही आप पूरा जो भी लेसन होगा या जो भी बात होगी उसे समझ सकेंगे, है ना। तो भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध कैसे रहे हैं आज तक उसके बारे में इस लेसन में बात की गई है। और इसे आनंद शंकर माधवन जी जो है उन्होंने इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने बताया है। आनंद शंकर माधवन जी जो है उनका जन्म पहले तो हम देख लेते हैं कि उनका जन्म केरल में हुआ था और डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के संबंधों के पक्षधर भी वे बन गए थे। उन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था और जेल में रहकर भी हिंदी भाषा का उन्होंने अध्ययन किया था। जेल से छूटकर यानी आनंद शंकर माधवन जी जो हैं वो भी भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए थे और जेल में से छूटकर उन्होंने भारत भ्रमण को निकल गए थे और यानी पूरा भारत घूमने के लिए वह निकल गए थे, जानने के लिए पूरे भारत को। और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना भी उन्होंने की थी। मंदार विद्यापीठ की स्थापना आनंद शंकर माधवन ने की थी और सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिव धाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना भी उन्होंने की थी। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक भी रहे हैं। मलयालम और तमिल दोनों भाषाओं पर उनका पूर्ण रूप से अधिकार था, यानी दोनों भाषाओं में वे अच्छी तरह काम कर सकते थे और इसके बावजूद वे ये दोनों भाषाएं जानते थे, इनमें वे लेखन कार्य कर सकते थे। फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य में भी अपना हाथ जो है वो आजमाया है। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है, यानी उनके जो विषय रहे हैं उनकी लेखनी के, उनमें आप लोगों को दार्शनिकता, आधुनिकता यानी आधुनिक समय के बारे में और उसमें भी आधुनिक समय में आध्यात्मिकता, इन विषयों पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। यानी उसमें उनका लेखन कार्य जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। उनकी जो आमंत्रित मेहमान कृति है उसके लिए उन्हें बिहार राष्ट्रभाषा द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब इस जो लेसन है हमारा, ये जो हमारा पाठ है, उसमें उन्होंने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है हमारी, यानी वर्तमान समय की शिक्षा जो है उस पर परोक्ष रूप से व्यंग्य किया है। यानी प्राचीन समय और हाल का समय यानी वर्तमान समय, इन दोनों में उन्होंने तुलना करते हुए उन्होंने जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उस पर व्यंग्य किया है। व्यंग्य समझते हैं ना, किसी बात को सीधे तरीके से ना कहना और व्यंग्य करना, उसे कटाक्ष करना, ऐसा कहते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है, इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में भी परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था और वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम भी था। और उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? दोनों तरफ से, गुरु शिष्य दोनों तरफ से। लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर
ये सारे प्रश्न जो हैं वो हमारे सामने रखे हैं और इन्हीं प्रश्नों को आपको अपने विचारों से उसे स्पष्ट करना है। पाठ में जो है वो तो है ही, और आपके लिए भी एक नया टॉपिक है कि आप भी इस पर कुछ सोच सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए, कौन पढ़ने वाला है? मैं पढ़ूं? हम्म। हमारे समाज में व्यावसायिक व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देने एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए। वह आज भारतीय मानसिक नीति में क्षितिज। स्थितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार को व्यवसायिक व्यवसायिक सांस्कृतिक अव्यवस्थित। व्याप्त है अव्यवसायिक सांस्कृतिक प्राप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीय के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तंत्र रूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह प्रक्रिया पद्धति निषेध उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमवेश ही समझा जाता है। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होता है। यहाँ सामान मिलने ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका माध्यमिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट चला पालने का जरिया बन गई है। ओके, थैंक यू आसिम, बहुत अच्छा पढ़ा। आज वेलकम। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। व्यावसायिक मतलब क्या होता है? चलिए बताइए। काम। हाँ, हर कोई बिजनेस के रूप में ही देखता है हर चीज को कि इसमें मेरा क्या फायदा। हाँ, मैं तुम्हारा ये काम करूँगा तो मेरा क्या फायदा, हम ये करेंगे शुरुआत तो उसमें हमें क्या लाभ। तो सब कुछ व्यावसायिक हो गया है आज के समाज में। तो व्यावसायिक संस्कृति का आज बोलबाला है। और इसी कारण गुरु शिष्य संबंध जो है उसमें भी आज परिवर्तन आ गया है। पहले के समय में विद्यालय यानी पाठशालाएं जो थी वो मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। अब अनुष्ठान शब्द जो है ना उसका अर्थ क्या होता है कि अनुष्ठान मतलब एक प्रकार का पूजा पाठ कह सकते हैं आप। आपको समझाऊं ना मैं तो नवरात्रि के समय में ना हिंदू जो होते हैं ना वो अनुष्ठान करते हैं। अब वो अनुष्ठान कैसे करते हैं कि क्या करते हैं, कुछ पाठ वगैरह होते हैं, श्लोक होते हैं जो धार्मिक हम हाँ, वो जो श्लोक होते हैं ना धार्मिक उनका वांचन करना। और वो थोड़े बहुत नहीं होते, 20, 25, 50, 100 नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं।
10,000 होते हैं, 20,000 होते हैं, तो वो कुछ जो समय तय किया होता है उस समय में वह पूरे एक बैठक में करते रहना, उसमें ना कुछ खाना पीना कुछ नहीं होता, और पूरा दिन फिर उपवास करना, तो उसे अनुष्ठान करना कहते हैं। जैसे आप लोग भी करते हो ना कभी कभी, कि क्या करते हो, पूरा दिन उपवास रखते हैं हम, कुछ समय जो पढ़ना होता है वो पढ़ते ही हैं, कभी कभी ऐसे दिन होते हैं ना कि हम लोग पढ़ते हैं कुछ ना कुछ धार्मिक हमारा, तो वो उसे अनुष्ठान शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार शिक्षा जो है ना, वो भी शिक्षा देना एक प्रकार का अनुष्ठान माना जाता था, यानी उसे धर्म से जुड़ा है, आध्यात्मिकता से जुड़ा है, कि वो बहुत अच्छी मानी जाती थी चीज। परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम है। शिक्षा देना यानी परमेश्वर यानी ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम हुआ करता था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी उस समय, और आज स्थिति क्या है, बिल्कुल उल्टी है। और अब शिक्षण कार्य जो है वो एक पेट पालने का साधन बन गया है, यानी शिक्षण देने से कई लोगों के घर जो है वो भी आज चलते हैं। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं वो आज ऐसा नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, और जिसकी जड़ जो है वो यूरोप से है। देखिए, यूरोप की ये पद्धति है, हमारे देश में ऐसी पद्धति नहीं थी। और फिर क्या हुआ, हमारे देश में अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनकी जो संस्कृति थी उसे हमारे देश में व्याप्त किया, और हमने भी हमारी संस्कृति के साथ साथ, भारतीयों के तो मन ही ऐसे हैं कि अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरों की संस्कृति को भी अपनाया। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है ना, जैसी आज है, वो यूरोप की देन है। यूरोप में ऐसा होता था कि शिक्षा देना और लेना एक व्यावसायिक रूप में किया जाता है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का परिवर्तन हो गया है। आज जो है वो गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु जो है वो वेतन भोगी हो गया है, यानी वेतन लेना, पैसे लेना नहीं होते थे, और शिष्य जो है वो शुल्क देना नहीं पड़ता था, यानी शिष्य को पैसे देने नहीं पड़ते थे। शुल्क यानी पैसे, तो शिष्य को जो है वो शुल्क नहीं देना पड़ता था, और गुरु पैसे नहीं लेते थे। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति जो है उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। आज जो पद्धति है ना कि पैसे देकर शिक्षा लेना, वो तो हमारी भारतीय संस्कृति तो बिल्कुल नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान है। आप लोग जानती हैं कि पहले की शिक्षा पद्धति कैसी थी। आप लोग देख रहे हैं कि गुरु जो हैं वो अपने शिष्यों को अपने आश्रम में ही रखते, और उन्हें वहीं वे पढ़ाते भी थे, और रहना भी वहीं, यानी सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान भी उन्हें मिलता था वहाँ, क्योंकि वहीं रहना। तो कैसे खाना बनाना, कैसे लकड़ियाँ काट के लाना, कैसे चूल्हा चलाना, ये सारी चीजें जो हैं वो वे उन्हें सिखाते थे। तो पहले आश्रम अथवा मंदिर के समान माने जाते थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। पहले ऐसा बच्चों को ऐसा ही सिखाया जाता था कि आपके गुरु जो है ना वो आपके ईश्वर ही है। और सच मानिए तो यही बात सच है, पर आजकल ऐसा सिखाया नहीं जाता। अगर सिखाए तो सब कुछ सीखते हैं बच्चे, पर बच्चों को सिखाना जरूरी है। आज आप लोग जानते हैं हमारे स्कूल में तो बहुत ही अच्छा है कि आप लोगों को ऐसे टीचर मिले हैं जो आप लोगों को, हर टीचर ऐसा ही होता है, किसी भी स्कूल में जाओ वो यही सिखाते हैं आपको कि अपने से बड़े को हमेशा आदर दो, अपने शिक्षकों को, अपने माता पिता को ईश्वर का रूप समझो, क्योंकि वही आपको जीवन जीना सिखाते हैं, वही आपको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है वह सिखाते हैं। और यही लोग हैं आपके माता पिता और आपके शिक्षक जो इस लायक आपको बनाते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसीलिए उन्हें ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। देखिए
यहाँ जो है वो शिष्य जो है ना वो हमेशा पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। इसीलिए आप महाभारत में देखेंगे ना तो द्रोणाचार्य जो थे ना अर्जुन के गुरु, उन्हें अर्जुन बहुत प्रिय था, उनका शिष्य था पर उन्हें अर्जुन बहुत प्रिय था। इसलिए अश्वत्थामा जो है ना यानी गुरु द्रोण के पुत्र, वो उन्हें कई बार प्रश्न करते थे कि मैं आपका पुत्र हूँ फिर भी आपको आपका शिष्य जो है ना अर्जुन वो मुझसे अधिक प्रिय है, आप उसे मुझसे भी ज्यादा सिखाते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य उसे कहते कि हाँ तुम मेरे पुत्र हो और मेरे पुत्र तुम ही रहोगे, तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता, पर मेरा शिष्य है ना वो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है। तो पहले ऐसा था कि शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य था। उसके सामने गुरु को इतना सम्मान भी मिलता था, गुरु कुछ भी कहे शिष्य जो है वो कभी अपने गुरु के सामने उनकी बात काटते नहीं थे। जैसा गुरु कहे वही सच, उनके लिए यही होता था। इसीलिए इतना सम्मान देते थे, इसीलिए गुरु को शिष्य जो हैं वो इतने प्रिय होते थे। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान था। प्राचीन समय में गुरु की जो शिक्षा देने की पद्धति थी ना वही उनके लिए एक अनुष्ठान बराबर था, भगवान की पूजा बराबर थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। चलिए अब कौन पढ़ रहा है आगे? मैं पढ़ूं? ओके, इतना समझ में आया ना बॉयज क्या बात हुई? हमने बात की कि पहले के समय में और आज के समय में जो हमारी शिक्षण प्रणाली है उसमें क्या अंतर है। उसमें ये जो आज की पद्धति है वो कहाँ से की देन है? यूरोप की देन है। और पहले के समय में शिक्षण प्रणाली जो है वह आश्रम या मंदिर, आश्रम में होती थी जिसे मंदिर समान माना जाता था। और गुरु के लिए अपना शिष्य जो है वो पुत्र से भी प्रिय होता था और शिष्य भी अपने गुरु को उतना ही सम्मान देते थे। और आज जो शिक्षण प्रणाली है वो व्यावसायिक हो गई है। क्लियर? इतनी बात की हमने। चलो अब पढ़िए। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु एक को मिनट बेटा, समझा हम जाता था। एक मिनट, हम कहाँ पहुँचे बेटा? यहाँ पहुँचे हम। दिखाई दे रहा है बेटा आपको? मैम स्क्रीन में બહુ ઓલું થાય છે એટલે जूम करो ना अपने स्क्रीन को। अब दिखाई दिया? चलिए जिन्हें क्लियर दिखाई दे रहा है वो पढ़ना शुरू कीजिए। तब तक आप देख लो बेटा स्क्रीन जूम करके अच्छे से। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम का कमा लिया तो भारत विश्व जोड़ दौड़े। जोड़ मलाई लेकर स्वागत करने रवि रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े। दौड़े यह कहकर लापता हुए। अमांदे ठाकुर सुपुत्र दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भारत न पट्टनम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशियों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य में भारतवासी सोचने लगे और हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजों भी पड़ी थी, क्या यहाँ के लोग को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पेराई को सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते थे।
जिस कहाँ गया मैं? जिस देश में ज्ञान पाने के लिए ज्ञान पाने के लिए ज्ञान पाने के लिए मैसूल मूल में ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी में विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसे अनुभव करते हैं। ऐसे लोग को प्राचीन गुरु विषय संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। ओके। गधे को गणित सिखाना एक मुहावरा है कि जिसे कुछ ना पता हो उसे सिखाना, ऐसी बात हो गई। मूर्ख को कुछ सिखाना, ऐसी बात हो गई, ऐसा मुहावरा है। अब देखिए, विवेकानंद के बारे में आप जानते हैं। तो पहले शुरुआत में विवेकानंद को भारत में कोई नहीं जानता था, उन्हें महत्व इतना नहीं मिलता था। पर जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमाया तो भारतवासी दौड़े कि हाँ चलो, हमारे यहाँ के हमारे भारतीय ने वहाँ नाम कमाया, ये तो बहुत अच्छा है। तो उनका महत्व तब बढ़े जाकर जब उन्हें विदेश में सम्मान मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़ पड़े, और रविंद्रनाथ बंगाली थे ना, तो बंगाली लोग दौड़ बोलते चले गए कि आमादेर ठाकुर आमादेर कठोर सुपुत्र, यानी ये हमारा पुत्र है, हमारी धरती का पुत्र है, ऐसा कह के वे लोग दौड़ने लगे। मतलब कहने का क्या है कि हमारे पास कई सारी खूबसूरत चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत कुछ हमारे पास ही ज्यादा अच्छा है और हमारे पास ही इतनी खूबसूरती है, पर हम लोग उन्हें नहीं देखते। पर जब विदेश में उसे अच्छा माना जाता है या उस खूबसूरती की उस चीज़ों की अहमियत को बढ़ावा दिया जाता है, तब जाकर हम समझते हैं। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसी है ना, कि अपनी चीज़ों की हम कदर नहीं करते, पर जब दूसरे उसकी कदर करते हैं तब हम समझते हैं कि नहीं भाई, दूसरे भी बोल रहे हैं तो इसमें कुछ तो बात है। तो यही बात है। अब आप लोगों को मुझे ना, आज मैं आपको कुछ सवाल दे रही हूँ, उनके बारे में आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है? आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है आज का। आप चाहे तो प्रश्न लिख लीजिए, क्योंकि इसके उत्तर आपको मुझे देने ही हैं, और जिन्हें पूछूंगी उन्हें देने हैं, ठीक है? ये मैंने कुछ टिक किए हैं शब्द। विवेकानंद, रविंद्रनाथ, मैक्स मुलर, फिर भरतनाट्यम और कथकली। चलिए, इन शब्दों को लिख लीजिए, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाए। तो विवेकानंद के बारे में आपको बताना है, सिर्फ एक या दो लाइन चाहे बताओ कि कौन थे, क्या थे, ऐसा क्या किया उन्होंने अमेरिका में कि फिर लोगों ने उनका महत्व समझा। फिर रविंद्रनाथ के बारे में आप मुझे बताएंगे कि उनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था। फिर भरतनाट्यम और कथकली, ये दोनों हमारे नृत्य है, यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये पहला चित्र जो है ना, दो लड़कियों वाला, तो वो भरतनाट्यम का है, और दूसरा चित्र कथकली का है। तो ये दोनों जो हमारे नृत्य है हमारी भारतीय संस्कृति के, वो कहाँ के हैं, यानी हमारे देश में, भारत में ही किसी प्रांत के, किसी राज्य के ये मुख्य नृत्य माने जाते हैं। जैसे गरबा गुजरात की देन है ना, तो वैसे ये भरतनाट्यम और कथकली कहाँ के प्रसिद्ध है, ये आपको कहना है। मैक्स मुलर कौन था? मैम तमिलनाडु। कौन था वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? तमिलनाडु का क्या, भरतनाट्यम या कथकली? मैम कथकली। ऐसे ही कहा कि कहीं देखकर कहा? नहीं मैं ऐसे ही बोला। देख के बताना, अच्छे से देख लो पहले, ठीक है? और मैम ये नहीं मैम, ये भरतनाट्यम वो तमिलनाडु का है।
आप अच्छे से पक्का कर लो। मैं आप लोगों को समय दिया है कल तक का। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये जान के बताना, ज़्यादा नहीं जानना आपको, सिर्फ एक एक दो दो लाइन जान लो तो भी बस है। तो जब विवेकानंद को अमेरिका में सम्मान मिला तब भारतीयों ने उनकी कदर की। वैसा ही रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ हुआ कि उन्हें जब नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोगों और भारत के जो लोग हैं उन्होंने उनका सम्मान किया। इसी प्रकार दक्षिण भारत में भी कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली जो है उसे कोई नहीं पूछता था, यानी इस नृत्य की कोई कदर नहीं करता था। पर जब विदेशों में इसे मान मिलने लगा तो भारतवासी भी आश्चर्यचकित हो गए कि अरे हमारे ये नृत्य इतने प्रख्यात है, इनमें इतनी कोई खास बात है। तब जाके इन्हें इनकी कदर हुई। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी खूबसूरती हमें नजर नहीं आती है, और जब पराये लोग जो हैं वो इस सौंदर्य को देखकर खुश होते हैं, उस पर मोहित होते हैं, तब जाकर हमें हमारी खूबसूरती नजर आती है। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर कहाँ का था वो मुझे बताइएगा। तो मैक्स मुलर जो था ना वो भारतीय नहीं था, तो वो यहाँ ज्ञान प्राप्त करना चाहता था भारत में। देखिए हमारे भारतीय ज्ञान की बात देखिए कि वो यहाँ ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। और आज लोग जो हैं वो भारतीय लोग भी जर्मनी विलायत जाना पसंद करते हैं कि चलो पढ़ाई के लिए हमें वहाँ जाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। कितने पैसे खर्च करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, क्यों? वहाँ पढ़ाई करने के लिए। तो आज जो है वो हम खुद विदेशी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। आज भी, हाँ, आज आप भी IIM में जाए या ऐसी बड़ी बड़ी कॉलेजों में अगर आप देखें बड़े बड़े कोर्स में, तो उसमें कुछ सीट जो है ना वो विदेशी छात्रों के लिए रिजर्व रखी जाती है। जब आप आगे की पढ़ाई करेंगे ना 12वीं के बाद की, तो वहाँ सब सीट्स होती है, यानी कुछ तय एडमिशन होते हैं, जैसे 50 एडमिशन इसके या 50 एडमिशन इस तरह के, ऐसे सीट्स तय होती है। उसमें आपको कम्पीट करना होगा अपने आप को, और उसमें आप तब जाके पहुंच पाओगे जब आपके रिजल्ट अच्छे होंगे, जब आपका स्कोर इतना अच्छा होगा। तो इन बड़े बड़े कोर्सेज में तो विदेशी छात्रों के लिए अलग सीट होती है, 10-15 सीट होती है, जिसमें सिर्फ विदेशी छात्रों को ही एडमिशन मिलता है। तो वे यहाँ आकर पढ़ना अपना भाग्य समझ रहे हैं, अपना का नसीब समझते हैं कि यहाँ उन्हें आकर पढ़ने को मिला। और हम जो है वो हमारे इस ज्ञान को छोड़कर विदेश जाना पसंद करते हैं और खर्चा भी करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना, यानी जो विदेश जाना पसंद करते हैं उन्हें, तो गधे को गणित समझाने जैसी बात हो गई। यहाँ इतनी बात कही है, इतना समझ में आया? हाँ मैम। और यहाँ क्या बात है, एक और बात कही गई, एक और उदाहरण है कि एक बार सुप्रसिद्ध पहलवान गामा था जो मुंबई आया था, और उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती के लिए चैलेंज कर दिया। देखिए ये गामा पहलवान, इसके बारे में आपको LQ में पूछा जाता है, तो ये सारे उदाहरण जो हैं वो याद रखिएगा। तो गामा पहलवान जो थे वो मुंबई आए थे, और सारे विश्व के जो पहलवान थे उन्हें कुश्ती के लिए चैलेंज कर दिया उन्होंने, गामा पहलवान, कि आइए मुझसे कुश्ती लड़िए और जीत के बताइए, ऐसा उन्होंने चैलेंज दे दिया। तो ये समाचार सारे अखबारों में प्रसिद्ध हो गए। तो एक पत्रकार जो है उसने उत्सुकतावश पूछा कि साहब, विश्व के किसी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ ना। क्या कहा एक पत्रकार ने, एक जर्नलिस्ट ने कहा कि आपने विश्व के पहलवानों को चैलेंज किया, तो आप एक काम करो ना कि आप अपने ही शिष्य, अब इसके भी शिष्य होंगे ना, इसने सारे विश्व के लोगों को चैलेंज किया पहलवानों को, तो इस आदमी का कुछ ऐसा अनुभव होगा ना इस गामा का कि वो लोगों को चैलेंज कर सके।
तो उसके भी शिष्य हो गए ना कुछ, जिसको उन्होंने कुश्ती सिखाई होगी। तो उस पत्रकार ने कहा कि आप अपने शिष्य से ही लड़िए ना और विजय प्राप्त कीजिए। तो गामा ने उसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, क्योंकि गामा जो है ना वो आजकल की शिक्षा क्रम में नहीं रंगे हुए थे। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, वो तो हैरान ही हो गए इस पत्रकार की बात सुनकर पहले तो। फिर उन्होंने पत्रकार को कहा कि भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है और शायद आप इससे परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वो लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। क्या समझ में आया इसमें क्या हुआ? जैसे मैंने वो गुरु द्रोण और अश्वत्थामा का आपको उदाहरण दिया ना, वैसी ही बात है कि गामा ने विश्व के कुश्तीबाजों को जब चैलेंज किया ना, तब एक पत्रकार ने कहा कि आप अपने शिष्यों से क्यों नहीं लड़ते। तब गामा ने उन्हें कहा कि आप शायद जानते नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारी कुछ परंपराएं हैं, कुछ अपना रहन सहन है। और आपने जिस शिष्यों की बात की ना, वो तो मेरे खून पसीने की कमाई है। देखिए, एक सच्चा गुरु जो होता है ना, वो अपने शिष्य को सिखाने में कुछ भी बाकी नहीं रखता। सच्चा गुरु वही होता है जो अपने पास जितना भी ज्ञान हो ना, वो सारा ज्ञान अपने शिष्य को दे दे। वो ऐसा ना सोचे कि मैं इसे सब कुछ सिखा दूंगा तो ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा। वो सच्चा गुरु नहीं होगा। आप देखिएगा, आपको जीवन में कई सारे गुरु मिले हैं, जिससे भी कुछ सीखने को मिले ना, वो गुरु। तो आप देखिएगा कि जो आपको सब कुछ देने के लिए, अपना सारा ज्ञान देने के लिए, उसके पास जितनी समझ हो उस विषय में, वो आपको देने के लिए तैयार हो जाए ना, वही आपके सच्चे गुरु हैं। और अगर अभी ही देखिए, अगर मैं आप मुझसे कोई सवाल पूछे इसमें और मैं आपसे कह दूं वो बेटा आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप अभी इतना समझो ना, वो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कहके मैं आपको टाल दूं, या फिर ऐसा कहूँ कि चलो ना वो तो सब बाद में सिखा दूंगी और फिर कभी ना सिखाओ, तो वो अच्छी बात नहीं है। सच्चा गुरु वही होता है जो अपने छात्र की जिज्ञासा को पूर्ण करे। हाँ, आप मुझसे पूछो और मुझे ना पता हो शायद उस समय पूरा या सही तरीके से पक्का ना हो, और मैं आपको ऐसा कहूँ ना कि बेटा मैं आपको कल आंसर देती हूँ इसका पूरी तरह, क्योंकि मुझे आपको इसका अच्छे से आंसर देना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको और ज़्यादा जानकारियाँ लेकर आपको दूँ, और मैं आपको कल दूँ ना आंसर तो वो सही है। पर अगर मैं आपको टाल दूँ कि ये सब कुछ काम का नहीं है, इसमें ध्यान मत दो, तो वो सही नहीं है, समझे? तो इसीलिए गामा ने ऐसा ही कहा कि ये तो मेरे पुत्र से भी अधिक है, इसमें तो मैंने सब कुछ सिखा दिया है। गामा ने उसे सब कुछ सिखा दिया था उन शिष्यों को, इसलिए वो कहते हैं कि मैं तो इनसे हार ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्हें सिखाने में कुछ बाकी नहीं रखा है। मुझ में और मेरे शिष्यों में कोई फर्क नहीं है। तो वही सच्चा गुरु होता है जो अपने शिष्यों को सब कुछ सिखाए, और शिष्य भी ऐसे होने चाहिए जो सीखने के लिए उत्सुक हो। अगर आप हमसे कोई सवाल ही ना करो बीच बीच में, या हमारे सवालों के उत्तर ही ना दो, तो हमें भी ऐसा लगे कि चलिए इनको ही सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो चलता है, चलने दो। तो ये बात है। इससे आगे का है वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया ना? हाँ मैम। ओके, चलिए एक बार फिर भी आप पाठ जो है, लेसन जो है वो पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो अच्छे से समझ पाओगे। चलिए, आप कल कंटिन्यू करेंगे, अभी आप लेफ्ट हो सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।